बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो बड़ी खबर एक आई थी और कुछ दावा किया गया था कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि बर्फ़ पिघलने की जो बात की जा रही है वो तो दिखाई नहीं दे रही। यानी अगर ये मुलाकात हुई भी तो जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था इमरान खान ने वो नहीं दिया। हाँ, इमरान खान साहब फेस सेविंग दे सकते हैं इस लेवल पे कि एस्टेब्लिशमेंट वापस बैरक्स में चली जाए और फ़ौज अपना काम करे, इदारे अपना काम करें। क्योंकि जब मेरी लास्ट इमरान खान साहब से आज से लगभग 3 सवा 3 साल पहले जब मुलाकात हुई थी और जब बातें हो रही थी, तो इमरान खान साहब यही कह रहे थे कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगातार मुदाखलत कर करके पाकिस्तान की सियासत को और पूरे स्ट्रक्चर को तबाह किया। तो इमरान खान की ये सोच तब से बनी हुई थी कि हर हाल में पाकिस्तान का अब एक ही हल है कि सियासतदानों को और सिविलियंस को उनका काम करने दिया जाए, तमाम इदारे अपना अपना काम करें। हालांकि माजी में इमरान खान साहब इससे मुख्तलिफ सोचते थे, पूरी कौम ही अलग सोचती थी, लेकिन अच्छा हो गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई और लोगों को समझ आई कि एक्चुअली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है जिसने पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफाद के लिए यहाँ तक पहुँचाया। देखें, इससे पहले जब भी किसी ने ये आवाज़ उठाई ना सिविलियन सुपरमेसी की, तो उसके साथ बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हुए होते थे। उनमें से कुछ झूठे और कुछ सच्चे होते थे, लेकिन उन लोगों के करैक्टर इतने बड़े नहीं थे। ये पहली मर्तबा इमरान खान साहब का करैक्टर इतना बड़ा था और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा था। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना अक्सर कि मुझे लोग 50 साल से जानते हैं। तो बात यही है कि लोग अपने एक ज़ाती जान पहचान वाले आदमी को जब उन्होंने देखा कि इसके साथ भी ये हो सकता है, तो फिर उन्हें पहली मर्तबा ऐसा लगा कि झूठ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलती है, सियासतदान नहीं बोलते। तो इमरान खान साहब इतनी फेस सेविंग तो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो क्या देंगे। अब अलीमा खानम ने तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा जी कि हमने बात की है बैरिस्टर गौहर से और बैरिस्टर गौहर ने हमें यकीन दिलाया है कि इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने कंफर्म किया कि मुलाकात हुई है। ख़ासतौर पर रज़ी ताहिर साहब ने ये बात की है। अब एक तरफ कुछ सहाफ़ी है वो ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चुप भी हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अलीमा खानम कह रही हैं कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं हुई। लेकिन अगर मुलाकात हुई या नहीं हुई, दोनों सूरतों में जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था वो नहीं मिला और इसका नतीजा आप गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। इसका नतीजा आप खैबर पख्तूनख्वा में जो साजिशें बढ़ रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वही कर रही है जो वो पिछले 70 साल से करती आ रही है, लेकिन इस मरतबा वो ज़रा थोड़ा सा सामने आकर कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत की कीमत अदा करके कर रहे हैं। लोगों के सामने जो है वो नंगेपन का शिकार हैं। तो लोग अब जानते हैं सारा कुछ। अलीमा खानम ने कहा जनाब कि हमने चेक किया बैरिस्टर गौहर से, ये खबर मुकम्मल तौर पे फेक है। गलत मालूमात इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर हो रहा है कैद तन्हाई वाला, उससे तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा जी कि जो फैक्ट हैं वो मंदरजा झेल हैं कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही अस्पताल में उनकी आंख के हवाले से, उन्हें अपने बेटों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उन्हें किताबें नहीं दी जा रही 6 महीने से, और उन्हें टेलीविज़न की सहूलत भी मैसर नहीं है कि वो उससे देख ले और कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और उन्हें किसी से भी रब्ता करने की बाहरी दुनिया से इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक वकील है जिसके थ्रू 1-2 दफ़ा मालूमात आई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है। तो अब ये जनाब सारी चीज़ें अलीमा खानम ने की हैं। हकीकत तो सामने आ ही जाएगी, मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन नतीजा पहले ही आपके सामने आ गया। देखिए ना, यहाँ पे अगर खुफिया मुलाकात होती है तो वो तो रिपोर्ट नहीं होती। खुफिया मुलाकात को रिपोर्ट करने के पीछे भी फिर एक मकसद होता है कि मालूमात अब निकालो बाहर, अब मालूमात बाहर निकालो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हमें इसका बेनिफिट हुआ नहीं है। अब देखें ना, फ़र्ज़ करें आप कुछ अरसे बाद इमरान खान की कोई बहन मिलती जाकर जेल में इमरान खान से, और इमरान खान कहते कि मुझे मिलने आया था अशफाक परवेज़ कियानी, मुतालबात लेकर आया था, मैंने इनकार कर दिया। वो बाहर आकर बताती तो बड़ी बेइज्जती हो जाती पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये भी हो सकता है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं करना होता, जर्नैल ने खुद फ़ोन करके बताना होता है ये खबर है। 100 उनके पॉलिटिकल और सोसाइटी के अंदर बेशुमार उनके लोग काम कर रहे होते हैं। वो किसी तरह भी खबर इस तरीके से निकालते हैं बाहर के, जो खबर देने वाला होता है उसको भी आइडिया नहीं होता ये खबर जनरेट कहाँ से हुई है और चली कहाँ से। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खानम को ये बताया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर पहुँच गए स्कर्दू। यानी बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शख्स हैं
जिन्हें इजाज़त मिल गई कि आप स्कर्दू चले जाएं। अब ये कंपेन क्या चलाएंगे? बैरिस्टर गौर पब्लिक वाले आदमी नहीं है, और कंपेन चलनी क्या है, वहाँ पे जो हालात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जिन लोगों को जाना चाहिए था ना, मेरी नज़र में जिन लोगों को जाना चाहिए था, अली मोहम्मद खान साहब वहाँ अच्छा काम कर सकते थे, शहरयार अफरीदी को जाना चाहिए था, जुनैद अकबर वो बेचारे गए भी, शानदाना गुलजार बड़ा शानदार काम कर सकती थी ख़वातीन में जाके, कुछ और ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बड़ा अच्छा काम कर सकती थी, असद कैसर उन्होंने कोशिश भी की, आतिफ खान हो गए, फैसल अमीन गंडापुर हो गए, ये जा सकते थे, वहाँ बड़े जलसे जुलूस कर सकते थे, शाहिद खट्टक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, वो जा सकते थे, फैसल जावेद नियाज़ी इमरान खान के जलसों में तकारीर करते थे, वहाँ जा सकते थे, आज़म सवाती, खुरम दिशान और इन जैसे दर्जनों लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कोई कमी नहीं है उनके पास, ये लोग जाके वहाँ कंपेन कर सकते थे, लेकिन किसी को वहाँ जाके कंपेन करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। हाँ, बैरिस्टर गौर को छोड़ा गया है, बैरिस्टर गौर जो है वो पब्लिक के अंदर जाने वाले बंदे ही नहीं है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बंदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो बैरिस्टर गौर को इजाज़त मिली, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उन्हें नज़रबंद किया हुआ है। फस्तायत और नाइंसाफ़ी अपने अरूज पे है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की रियासती मशीनरी की मदद से जलसे करवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हल्का 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अतीक पीरजादा को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर में नज़रबंद कर दिया है और कंपेन तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है कि बेचारे अब नज़रबंदियों पे उतर आए हैं, उम्मीदवारों को नज़रबंद कर दो, ये बाहर जाएं ना, पब्लिक में ये वोट मांगे ही ना, इनको वोट पड़े ही ना। फिर इसके अलावा जितने वोटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उठा के दूर दराज इलाकों में मुंतकिल कर दिया ताकि वो वोट डाले ही ना। और तीसरा ये है कि फॉर्म 47 जिंदाबाद, वो तो मौजूद है। अब नवाज शरीफ को भी NOC मिल गया है बाकायदा। यहाँ मीडिया पे कल नवाज शरीफ का रिजल्ट कार्ड आया हुआ था, अब नवाज शरीफ का जो है वो NOC भी आ गया मीडिया के ऊपर। ये नवाज शरीफ को NOC दिया गया कि जनाब आप आ जाएं और आकर यहाँ कंपेन करें। नवाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ के बहुत बंदे पहुँच गए वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, उनमें से किसी को NOC नहीं चाहिए था। शहबाज शरीफ का कैबिनेट मेंबर है इख्तियार वली, वो भी चला गया वहाँ पे। तो इस तरह एक एक करके बहुत सारे लोग वहाँ चले गए हैं। PMLN के ख्वाजा साद रफीक वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो PTI के लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि PMLN को पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर पहले पहुंचा, गवर्नर पंजाब को पहुंचाया गया गिलगित बल्तिस्तान, वो वहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद वो इस्तकबाल करता है बिलावल का वहाँ पे, और बिलावल की बहन भी। तो ये लोग गए, इनको भी जनाब NOC जारी कर दिया गया। बिलावल ने वहाँ तकरीर की है। अब ये एक तो तकरीर जो है वो पूरे सरकारी वसाइल, सरकारी प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई, लेकिन तकरीर बड़ी मज़े की है बिलावल की। बिलावल ने कहा जी हमसे यहाँ पे नशिस्तें छीनी गई थी। बिलावल को पता ही नहीं है कि छीनना किसे कहते हैं। 2024 का इलेक्शन हुआ ना, वहाँ जो सीटें छीनी गई थी उसे सीटें छीनना कहते हैं। जिस तरह बिलावल की बहन को इलेक्शन जितवाया गया, सारे उम्मीदवारों को उठा लिया, अगवा कर लिया, कागजात छीन लिए, गायब कर दिया, पर्चे कर दिए, गिरफ्तारियां कर दी और अकेली को मैदान में छोड़ के बिला मुकाबला जितवा दिया, इसको कहते हैं सीट छीनना। तो बिलावल को तो पता ही नहीं है सीट छीनना किसे कहते हैं, ये तो खुद सीट छीनने वालों में शामिल है। फिर बिलावल ने कहा कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप कर लें, फॉर्म 47 का मैं कर लूंगा। बात तो ठीक है, पहले भी इन्होंने फॉर्म 47 ही हासिल किया था आसिम मुनीर साहब के तरले मिन्नत करके, और अभी भी ये फॉर्म 47 ही हासिल करेंगे। बिलावल ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा जी मैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की वजारत ख़त्म करने का मुतालबा करता हूँ। बिलावल साहब, आपने कमरुज़्ज़मान कायरा को भी इस वजारत पे रखा, दीगर लोगों को भी इस वजारत पे रखा, आपकी हुकूमत ने इस वजारत को ख़त्म नहीं किया, लिहाजा आपका नहीं बनता इस बारे में बात करना। आज भी आपकी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी और PMLN की मिलकर है। एक बात याद रखिएगा, बजट भी ये मिलकर पास करवाते हैं, आईनी तरमीम भी ये मिलकर करते हैं, ये हुकूमत भी इन्होंने मिलकर बनाई हुई है, और ये आपस में नूरा कुश्ती करके गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को दिखा रहे हैं कि देखो हम तो आपस में लड़े हुए हैं। वो नून लीग वाले जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो नून लीग के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। वो आपस में एक जाली लड़ाई लड़के इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं, और उन दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कंपेन करे, क्योंकि उससे रिएक्शन आता है, लोग खड़े हो जाते हैं। लिहाजा वो दोनों जो हैं, वो एक उठता है वो उठ के नून लीग की बुराई करता है, नून लीग वाला उठता है उठ के पीपल्स पार्टी वाले की बुराई करता है, और इस्लामाबाद में सबका गठजोड़ है, आपस में मिलकर बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी जो जरदारी साहब का मुंह बोला बेटा है, वो शहबाज शरीफ के साथ बैठ के मामला तय करके आ गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कैसे बनानी है, किसकी बनानी है और क्यों बनानी है, और कौन
कहां पर होगा और किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो फॉर्म 47 और फॉर्म 45, बिलावल कहता है 45 तुम ले और 47 मैं ले आऊंगा, तो ये तो बात ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 47 जारी करती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी तक फिलहाल, तो वो तो बिलावल उनसे ले लेगा। फिर वो कहता है वजारत खत्म करो, तो वजारत खुद खत्म कर देता। और एक और बात की बिलावल ने कि महंगाई मैं खत्म करूंगा गिलगित बल्तिस्तान से। आप अंदाजा करें, ये बंदा महंगाई खत्म करेगा। पाकिस्तान में जितनी महंगाई है उस सारों के लिए ये जिम्मेदार है। और ये वो नौसरबाज है जिसने इलेक्शन में क्या कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दूंगा, और हुकूमत बनाने के बाद ये मुकर गया। और अब ये 200 यूनिट वालों के पास जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ा है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों के मुजरिम हैं, यानी बिलावल के अब्बू जरदारी और इनकी वालदा बेनजीर। इन्होंने अपने दौर के अंदर जो मंसूबे लगाए, फिर नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो मंसूबे लगाए, और कुछ थोड़े बहुत परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में जो मंसूबे लगाए, उनकी कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। मिसाल के तौर पे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये आप देखें। जो फेडरल मिनिस्टर है अवैस लगारी, बिजली और पानी का भी इसको तमगा भी मिला है अवैस लगारी को, उसने कहा जी कि बिजली बिल में 75% हिस्सा कैपेसिटी पेमेंट पर मुश्तमिल है और फिक्स चार्जेस इसको कवर करने के लिए लगाए गए हैं। आप अंदाजा करें, फिक्स्ड चार्जेस जो लगा दिए ना कि आपने ये बिल में देने ही देने हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपका वफाकी वजीर पानी बिजली क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो बिल आप देते हैं उनमें 75% आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। फर्ज करें आपका बिल 4,000 है, तो 4,000 में से 3,000 रुपया आप कैपेसिटी पेमेंट का दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वफाकी वजीर कह रहा है। क्योंकि मैं इससे पहले आपको बार बार एक बात कहता रहा हूं और मैं आज उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि आप 3 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप 9 यूनिट का पैसा देते हैं। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आप जितना बिल देते हैं 2 हिस्से आप इजाफी देते हैं और 1 हिस्सा आप इस्तेमाल करते हैं। यानी मेरा अंदाजा ये था कि लगभग 66% हम ज्यादा बिल दे रहे हैं, लेकिन वफाकी वजीर ने आज कंफर्म किया कि 66% ज्यादा नहीं दे रहे, 75% हम पाकिस्तानी बिल ज्यादा दे रहे हैं, और ये कैपेसिटी पेमेंट का दे रहे हैं। ये फेडरल मिनिस्टर ने कहा, सनाउल्लाह खान साहब ने इसको रिपोर्ट किया। आसान अल्फाज में और मैं आपको बताता हूं, अगर आपका बिल आ गया है 4,000 रुपए, तो उसमें से सिर्फ 1,000 आपका बिल है और 3,000 आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। अगर आपका बिल आ गया है 10,000 रुपए, तो उसमें आपका बिल है सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपया, बाकी 7,500 रुपया आप उसमें कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। जिस आदमी का बिल आया है 1,000 रुपया, वो अव्वल तो आते ही किसी का नहीं, लेकिन चलो फर्ज करो 2,000 रुपया बिल आ गया। किसी शख्स का अगर 2,000 रुपया बिल आया है तो 500 रुपया उसका बिल है और 1,500 रुपया उसको पड़ा है कैपेसिटी पेमेंट। और ये मैं नहीं कह रहा, फेडरल मिनिस्टर कह रहा है, अवैस लगारी। ये कैपेसिटी पेमेंट पता है क्या है? ये वो पेमेंट है जो आप बिजली इस्तेमाल किए बगैर बिजली की मद में अदा करते हैं, जो बिजली कभी पैदा ही नहीं हुई, जो बिजली कभी लाइनों में आई नहीं, जो बिजली कभी आपके मीटर से गुजरी नहीं, जिस बिजली से आपने ना कभी बल्ब चलाया ना कभी आपने पंखा चलाया, उस बिजली के आपने पैसे देने होते हैं। और ये नवाज शरीफ के, पीपल्स पार्टी के और मुशर्रफ के किए हुए घटिया मुआहदों की वजह से है जो इन्होंने आईपीपीज के साथ किए थे। और इसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो नवाज शरीफ है। यानी अगर टोटल 2,000 अरब है तो उसमें से 1,300 अरब से ज्यादा नवाज शरीफ के खाते में है। यानी आप ये समझ लीजिए कि लगभग नवाज शरीफ के खाते में 70% कैपेसिटी पेमेंट्स है। अब ये कमीशन कहां खाए, किन किन मुल्कों में खाए गए, कौन कौन से फ्रंटमैन सामने लाए गए और अब तक पैसा किन की जेबों में जा रहा है, इसकी सिर्फ तहकीकात करें तो ये पूरा खानदान और ये पूरा सिस्टम टांगा जाता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समेत। लेकिन पाकिस्तान में इंसाफ करे कौन? और ये खुद एतराफ कर रहा है फेडरल मिनिस्टर। एक और फेडरल मिनिस्टर बोला, एहसन इकबाल। देखिए ये एक एक करके सारे वजीर अब बोल रहे हैं जुल्म और ज्यादती के खिलाफ। इससे पहले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोला ख्वाजा आसिफ, फिर साद रफीक, फिर एक और नया वजीर है वो बोला, फिर एक और वजीर है उसने कहा जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर अभी ये एहसन इकबाल का स्टेटमेंट आ गया, इससे पहले अवैस लगारी का। एक एक करके नून लीग के सारे वजीर बोलना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? और एक और चीज गौर कीजिए, नवानी
जो भक्कर के सियासतदान हैं, जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से सियासत करते हैं, इन दोनों भाइयों ने नून लीग के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया बदले में। ये दोनों हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, काफ लीग में भी चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी में भी चले जाते हैं, पीएमएलएन में भी चले जाते हैं, आईपीपी में भी चले जाते हैं। जहां इन भाइयों को एस्टेब्लिशमेंट भेजती है चले जाते हैं। अपने इलाके में इनकी बातचीत है। वो भी बेचारे अब बोलना शुरू हो गए नून लीग के खिलाफ। तो इसका मतलब क्या है आप जरा समझ जाइए। एहसन इकबाल ने, यानी जो पाकिस्तान की वजारत खजाना थोड़ी बहुत अपनी कोशिश करती है, या आसिम मुनीर कहते हैं कि ऊंची उड़ान जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अब उस पर एहसन इकबाल साहब ने पानी फेर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में बॉन्ड का इजरा कोई खुशी की बात नहीं। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि इन्होंने बॉन्ड जारी करके पैसा हासिल कर लिया है, अब उससे 10 गुना पैसा हमें वापस करना पड़ेगा और पाकिस्तानी कौम को वापस करना पड़ेगा। वो कहते हैं खुशी की बात नहीं, ये तो कर्जा है, और कर्जे पे कौन सी खुशी मनानी चाहिए। यानी इधर पाकिस्तान का मीडिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर नाच नाच के घुंघरू तोड़ देता है कि जनाब मईशत में बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल गया। और आज पहली मरतबा एहसन इकबाल ने भी मायूसी की बात की कि जनाब कर्जा मिल रहा है, कोई पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ रहा, उधर माफिया फिर सरगर्म है। यानी चीनी के मिल के जो मालिकान हैं, इनकी भी एक तंजीम बनी हुई है ना। ये अरबों खरबोपति लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, तो इनका तो अपना एक कंसोर्शियम है आपस में। वो ये कहते हैं जनाब चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में, तो चीनी आप हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें, पाकिस्तान से बाहर भिजवाने की इजाज़त दे दें। ये लेटर भी सामने आ गया। ये चेयरमैन साहब हैं ज़का अशरफ साहब, ये साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, आजकल ये चीनी वाले मामला देखते हैं। तो जनाब इन्होंने चेयरमैन PSMA, तो अब ये जो शुगर मिल मालिकान है, ये कहते हैं जनाब हमें चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दो वरना कीड़े खा जाएंगे। नाजरीन बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपनी सेहत का ख्याल रखें और चीनी खाना कम कर दें। मैंने जिस दिन आपको ये मैसेज किया उसके बाद से लेकर मैंने अब तक चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई। पहले कभी कभी खाता था, लेकिन अब बिल्कुल ही नहीं खाई। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको आप खाना छोड़ दें, आपकी सेहत के अंदर बड़े अच्छे नताए आएंगे। ये बीमारी है निड़ी, ये जो चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये बीमारी है। चलें आप पूरी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम आप इसका इस्तेमाल 30% कर दें। एक तो आपकी जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, दूसरा इस माफिया को झटका लगेगा, तीसरा आपके मुल्क में कपास वापस आएगी, आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स अच्छी होंगी, आपके मुल्क को फायदा होगा, ये माफिया को फायदा नहीं होगा। तो चीनी का बाइकआउट करें, जितना हो सकता है बाइकआउट करें, कम से कम चीनी को इस्तेमाल करें। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मैसेज की इतनी आग लगेगी। मुझे वहां से मैसेजेस आए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये पीना बंद करें आप। बेशुमार चीनी है इसके अंदर। जितनी चीज़ें आप खाते हैं मीठी, वो खाना आप बंद करें जो चीनी से बनी हुई हैं। बेशुमार अल्लाह ताला ने और मीठे बनाए, वो खाएं, खुद बना के पकाएं। आप गुड़ इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, मीठा कम करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अजीब है। हमारा लाइफस्टाइल पाकिस्तान में बैठ गए उठ गए, बैठ गए उठ गए बस, और सो लिया और खा लिया बस। ज़्यादा भाग दौड़ वाला तो हमारा है ही नहीं रूटीन। हम उतनी वर्जिश करते ही नहीं है जितनी ठंडे ममालिक में रहने वाले लोग करते हैं। हम कर भी नहीं सकते, हमारा मुल्क बहुत गर्मी वाला है। लिहाजा आप चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और बहुत सारे मसाइल से आप बचेंगे। तो नाजरीन आ जाए नेक्स्ट खबर पे। ये ईमान मज़ारी साहबा के हवाले से है। ये भी एक ज़्यादती जो है ना वो रिकॉर्ड किस्म की हो रही है। आसिम मुनीर साहब को गुस्सा है और वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ईमान मज़ारी साहबा, उन्हें वो वकील भी हैं, वो बेचारी गरीबों के केस लड़ती हैं, उनको पकड़ के अंदर कर दिया और उनके शौहर को भी अंदर किया हुआ। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट को 2 हफ्ते के अंदर सुनो। हाई कोर्ट फिर डिले डाल रही है। वहां पे जनाब प्रोसिक्यूशन ने मादरत कर ली। उन्होंने कहा जी हमें मोहलत दे दें, हम दोबारा आएंगे, फिर आगे इसके ऊपर काम करेंगे। छोटा सा केस है, उन्होंने मोहलत मांग ली। तो हाई कोर्ट ने उन्हें जुमेरात तक का टाइम दे दिया। अच्छा, इधर मोहलत मांग रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं जनाब अपने फैसले पे आप नजरसानी करें, ये 2 हफ्ते के फैसले वाला ऑर्डर आप वापस लें। अंदाजा करें नाजरीन, ये है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंसाफ की सूरत हाल। तो जिद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक निहत्ती लड़की से और उसके शौहर से, और वो किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारती। वो सिर्फ कानून की और इंसाफ की और इंसानी हकूक की बात करती है, आज़ादी इजहार राय की बात करती है और अपनी राय का इजहार करना जानती है। लेकिन आप देखें कैसे निशाने इबरत बनाया जा रहा है इस निज़ाम में। नाज़रीन, कश्मीरी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन बंद होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है, लेकिन बहुत तेज़ी से आपस में एक कश्मीरी कनेक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं और वो 9 तारीख के एहतजाज के लिए बहुत संजीदा हैं और हुकूमत के पास टाइम बहुत कम रह गया है। ओवरसीज़ कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में है, ख़ासतौर पे यहाँ पे बरतानिया में। उन्होंने भी मेरे से रब्ता किया है
और वो ये कहते हैं हम हर तरह की सपोर्ट अपने कश्मीरी भाइयों को करेंगे और किसी सूरत भी पाकिस्तान के दीगर इलाकों से आने वाले 12 अराकीन को कश्मीर में हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। उनके बलबूते पे वो कश्मीर में फ़ौज हुकूमत बना लेती है और फिर वहाँ पे एक सेक्टर कमांडर पूरे निज़ाम को चलाता है, तो ये हम नहीं होने देंगे। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।